हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लासेज में हम स्टार्ट कर चुके हैं इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 7। पिछले दो वीडियोज़ में हमने अभी तक पढ़ा है कि चंपारण में हो रहे किसानों के प्रति अत्याचार से निजात पाने के लिए उनको जो महात्मा गांधी है उनके गृह जिले चंपारण पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने सूचना इकट्ठा स्टार्ट भी किया था, लेकिन इसी के दरमियान उन्हें उस गांव को छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने इस फरमान को नहीं माना, उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया, तब उन्हें न्यायालय में समन कर दिया गया, न्यायालय में बुलाया गया। और उसके बाद में उनके पेशी जो थी न्यायालय में चल रही थी, और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे जो किसान थे वो इकट्ठा हो गए थे। और किसानों को देख करके, इतने सारे किसानों को देख करके जो पूरा ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, यानी कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे, वो डर गए थे कि अब अगर हमने किसी भी डिसीजन को लिया तो ये जो लोग हैं वो हमें किसी भी तरीके से नहीं बख्शेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, वो उस भीड़ को देख करके डरे हुए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि इस भीड़ को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी से सहयोग मांगा। महात्मा गांधी ने उन्हें सहयोग भी दिया। और उसके बाद में इस चीज़ को यहाँ तक नोट करवाया गया कि अब तक जो ब्रिटिश रूल की जो शक्ति थी, जो कि बहुत ही डरावनी थी, जो जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था, अब उसको भी इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता था। इसी के देखते हुए द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, जो सरकार जो थी वो चकरा गई थी। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सरकार चकरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था यानी कि अभियोजक जो था, रिक्वेस्टेड, उसने विनती की द जज से कि टू पोस्टपोन, स्थगित कर दिया जाए द ट्रायल, मुकदमे को। उसने विनती की कि जो ये मुकदमा है उसको स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। अगर कोई भी डिसीजन गांधी के विरुद्ध चला जाता तो वो भीड़ उन लोगों को नहीं छोड़ती वहाँ से। अपेरेंटली, स्पष्ट तौर पर, अपेरेंटली का मतलब हो गया स्पष्ट तौर पर, द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, जो अधिकारी जो लोग थे वो चाहते थे कि अपने जो सुपीरियर्स है, सुपीरियर्स का मतलब अपने जो श्रेष्ठ लोग हैं, अपने से वरिष्ठ जो लोग हैं, उनसे वो सलाह ले ले, ताकि उसी के बाद में गांधी के विरुद्ध डिसीजन लिया जा सके। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी जो थे उन्होंने इस देरी के लिए विरोध किया। डिले का मतलब क्या हो गया? देरी। तो गांधी ने इस देरी के लिए विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट ऑफ प्लीडिंग गिल्टी। ही रीड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, उन्होंने एक जो कथन था उसको पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी यानी कि प्लीडिंग गिल्टी, अपराध स्वीकार करते हुए। तो अपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, उन्होंने एक वक्तव्य को पढ़ा, और क्या कहा? ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब इसमें से ध्यान रखना, पहले इस वाले को निकाल लो। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने न्यायालय में कहा, उसने जो मुकदमा चल रहा था वहाँ पर उसने कहा, क्या कहा? ही वॉज इन्वॉल्व, कि वो इन्वॉल्व था, किसमें था? इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्यों के संकट में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष या संकट। तो ही वॉज इन्वॉल्व, वो शामिल था किसमें? इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि कर्तव्यों के संकट में वो शामिल था। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो लॉ ब्रेकर यानी कानून को तोड़ने वाले के रूप में कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, कोई एग्जाम्पल जो है लोगों के बीच में नहीं रखना चाहते थे कि मैं कानून को ना मानने वाला हूँ। जबकि दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, जबकि दूसरी ओर वो अपने देश के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, एंड नेशनल का मतलब राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय जो सेवा है उसको प्रदान करना चाहते थे। फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, वो आए हुए थे। तो यहाँ पर दो बातें आ रही है कि वो कर्तव्यों के संकट में शामिल हो चुका था। एक तरफ तो वो कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में अपना उदाहरण नहीं रखना चाहता था, वही दूसरी ओर वो अपने देश के जो लोग हैं उनके लिए मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहता था, जिसके लिए वो वहाँ पर आए हुए थे। तो अब दोनों के बीच में वो संघर्ष चल गया था, दोनों के बीच में एक संकट पैदा हो गया कि कौन सा काम को मैं करूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, मानते हैं, ही डिसरिगार्डेड, उसने नहीं माना, द ऑर्डर टू लीव, छोड़ने का जो ऑर्डर था उसको उसने नहीं माना। किस लिए नहीं माना? नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं माना कि वो कानून के जो अधिकारी थे, लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल का मतलब कानून से संबंधित, और अथॉरिटी का मतलब अधिकारी, इसलिए नहीं
कि वो कानून के जो अधिकारी थे उनका आदर सत्कार में कोई कमी करता था। वांट का मतलब होता है कमी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस कानून को इसलिए नहीं माना कि वो कानून के जो अधिकारी थे उनके सम्मान को नहीं करने वाला था, ऐसा नहीं था। बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि इसलिए उन्होंने उस आदेश को नहीं माना कि अपने अस्तित्व का जो इससे भी बड़ा जो कानून था, हायर लॉ, इससे भी बड़ा जो कानून था, उसकी आज्ञाकारिता हो। अब दो बातें आ रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका सम्मान नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए उन्होंने इस आदेश को नहीं माना कि वो चाहते थे कि हमारे अस्तित्व का इससे भी बड़ा जो आदेश आए, इससे भी बड़ा जो कानून बने, उसकी आज्ञाकारिता हो। द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी अंतरात्मा जो है उसकी आवाज़ के लिए, कॉन्शियसनेस का मतलब अंतरात्मा, तो हमारी अंतरात्मा है उसकी आवाज़ के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए इससे भी जो बड़ा कानून बने उसकी आज्ञाकारिता हो, इसके लिए उन्होंने उस आदेश को नहीं माना था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने मांग की किसकी? पेनल्टी ड्यू। पेनल्टी का मतलब दंडवत, जो भी पेनल्टी लगा उस समय पर तो उसकी जो दंड है उसको देने की उसने मांग की। आगे बढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2-hour रेसेज एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। अब क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट जो था अनाउंस्ड, उसने घोषणा की दैट की ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि वो ही वुड प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस करेगा, वो बताएगा, उच्चारण करेगा किसका? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब सेंटेंस का मतलब वैसे तो वाक्य होता है, लेकिन अपना जो कहने का मतलब उनका जो डिसीजन है, निर्णय है, उसका वो प्रोनाउंस करेगा आफ्टर ए 2 hours रेसेज, यानी कि 1 या 2 घंटे का जो रेसेज होगा, रेसेज का मतलब मध्यांतर, 1 या 2 घंटे का जो मध्यांतर होगा उसके बाद में ही वो अपना जो फैसला है वो उसको सुनाएगा। तो यहाँ पर प्रोनाउंस का मतलब हो गया सुनाने के तौर पर, और सेंटेंस का मतलब है फैसला, है ना। तो वह फैसले को सुनाएगा कब? आफ्टर ए 2 hours रेसेज एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश, और उसने गांधी से कह दिया कि आप क्या ले लो? टू फर्निश बेल, फर्निश बेल ले लो। फर्निश बेल का मतलब जमानत, और फर्निश का मतलब ये मान के चलो एक तरीके से फर्जी, तो फर्जी जमानत ले लो फॉर दोज 120 मिनट्स, इन 120 मिनट के लिए। तो मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि मैं 2 घंटे बाद में ही आपका फैसला सुनाऊंगा, आप इसके लिए गांधी जी 120 मिनट की जेल, 120 मिनट की जो फर्जी जमानत है वो ले लो। अब गांधी ने इस बात के लिए मना कर दिया कि मेरे को कोई बेल नहीं लेनी, कोई जमानत नहीं लेनी। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। अब आपको पता है जब वहाँ पर अगर उसको बेल नहीं मिली तो उसके बाद में जो जज है उसने खुद ने ही उस गांधी जी को विदाउट बेल, यानी कि बिना किसी बेल के ही रिलीज कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. अब दो घंटे बाद में जैसे ही कोर्ट दोबारा से जुड़ा, when the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा से जुड़ा, जज said, तो जज ने कहा he would not deliver the judgment, कि वो जजमेंट जो है, वो निर्णय जो है वो नहीं देगा for several days, बहुत दिनों तक। तो कोर्ट ने कह दिया, उस जज ने कह दिया कि वो कई दिनों तक, सेवरल डेज, कई दिनों तक जो जजमेंट है, निर्णय जो है वो नहीं देगा। मीनवाइल, इसी के दरमियान, ही अलाउड गांधी, उसने गांधी को अलाउ कर दिया टू रिमेन एट लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, कि उसने कह दिया कि आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वहीं पर रह सकते हैं। तो इस दौरान उस जज ने बिल्कुल आज़ादी के साथ में, स्वतंत्रता के साथ, लिबर्टी के साथ गांधी को वहीं रुकने का आज्ञा दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और क्या होता है उसके बाद में? राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा ब्रज किशोर बाबू, इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे अन्य जो जाने माने वकील थे, प्रोमिनेंट का मतलब जाने माने या प्रसिद्ध वकील जो थे, हैड अराइव्ड, वो पहुँचे फ्रॉम बिहार, बिहार से आ गए वहाँ पर। दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड का मतलब क्या हो गया? विचार विमर्श करना। उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया। वाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अब उन्होंने पूछा उस समय पर कि वाट वुड दे डू, कि वो क्या करेंगे, इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, अगर उसे जेल भेज दिया जाए तो। यानी कि
जब अब मुकदमा चलेगा दोबारा से, उसके बाद में जब गांधी जी को जेल भेज दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, ऐसा गांधी ने पूछा। गांधी ने पूछा इस बारे में उन सभी से कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे। वाई द सीनियर्स लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो उसमें क्या होता है कि जो सीनियर लॉयर जो थे उनने उत्तर दिया कि वाई क्यों, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो तो यहाँ पर आए हुए थे किसके लिए, एडवाइज के लिए, सहायता लेने के लिए, एंड हेल्प हिम और उसकी मदद करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर उसे जेल भेज दिया जाएगा तो देयर वुड बी नो बडी, कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा, टू एडवाइज सलाह देने के लिए, एंड ही वुड गो होम, और सॉरी दे वुड गो होम, तो फिर वो घर पर चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, गांधी जी ने उनसे पूछा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर बाबू थे, मौलाना मजहरुल हक थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे जाने माने जो लॉयर्स थे जो बिहार से आए थे, तो उनसे गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे सबके सब। तो फिर उनमें से किसी वकील ने कहा है, जो सीनियर लॉयर था, उसने कहा है कि क्यों, किस लिए, वो जिस काम के लिए वो यहाँ पर आपसे मदद करने के लिए आए थे, यानी कि आपसे मदद मांगने के लिए आए थे, ही दे हैड कम टू एडवाइज, वो तो आपकी सलाह लेने के लिए, मदद लेने के लिए यहाँ पर आए थे। अगर आपको ही जेल भेज दिया जाएगा तो फिर हम किससे मदद लेंगे, और फिर उसके बाद तो हम अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने ऐसा कह दिया। अब इस बात के लिए गांधी जी भी जो थे उनको भी धक्का लगा कि देखो कितने अच्छे आदमी हैं ये, मैं तो दूसरे ज़िले से आया हूँ यहाँ पर, और ये खुद यहाँ के होने के बावजूद भी ऐसा सोचते हैं कि हम तो घर पर चले जाएंगे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। वाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, द लॉयर्स विड्रू द कंसल्ट, Rajendra Prasad had recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. वाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड, तो गांधी ने उनसे पूछा, फिर जब उन लोगों ने ये कहा कि हम तो हमारे घर चले जाएंगे अगर आपको जेल भेज दिया जाए, तो फिर गांधी ने मांग की वाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, कि जो किसान है, शेयर क्रॉपर है, बटाईदार जो है, उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उनके लिए जो अन्याय हो रहा है, उनका क्या होगा। वाट अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के लिए क्या होगा, उस अन्याय के बारे में क्या होगा, टू द शेयर क्रॉपर, जो बटाईदारों के ऊपर हो रहा है। गांधी ने इस बात को पूछा उनसे। द लॉयर्स विथड्रू कंसल्ट, अब जैसे ही गांधी ने पूछा, जो वकील जो लोग थे वो पीछे हट गए, टू कंसल्ट, किसके लिए, सलाह मशवरा, शायद सलाह लेने के लिए पीछे हट गए, उनसे पूछा था। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ पर रिकॉर्ड किया है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को रिकॉर्ड किया है, द अपशॉट का मतलब लेखा जोखा, ऑफ देयर कंसल्टेशंस का मतलब विचार विमर्श के जो निष्कर्ष निकले। यानी कि जैसे ही उसने, गांधी ने पूछा किनसे, उन लॉयर्स से, वकील से, कि इन शेयर क्रॉपर्स के प्रति जो अत्याचार होते हैं, अन्याय जो होता है, उन सब का क्या होगा। तो फिर इस बात के लिए सारे जो वकील थे पीछे हट गए कंसल्ट करने के लिए। अब जो उन्होंने कंसल्ट की पीछे की तरफ, गांधी तो वहाँ थे नहीं, गांधी तो आगे खड़े रह गए, तो राजेंद्र प्रसाद ने उन कंसल्टेशंस का, यानी कि जो विचार विमर्श के बाद जो निष्कर्ष निकला, उसका अपशॉट, उसका लेखा जोखा जो है वो रिकॉर्ड किया है। क्या कहा राजेंद्र प्रसाद ने इस बारे में, दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। उन्होंने सोचा उस टाइम पे, अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने आप चारों के बीच में, यानी कि वो सब बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने अपने सबके बीच में ये सोचा कि दैट की गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, गांधी तो पूर्ण रूप से क्या थे, स्ट्रेंजर थे। स्ट्रेंजर का मतलब अनजान थे, अजनबी थे। एंड यट, फिर भी, ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे। फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट्स, किसके खातिर, किसानों के खातिर, किसानों के खातिर फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे, जबकि वो कैसे थे, एक अजनबी व्यक्ति थे। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर,
इफ़ दे बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, वो केवल रेजिडेंट्स नहीं होने के कारण, रेजिडेंट्स का मतलब निवासी, वो केवल रेजिडेंट्स थे, निवासी थे ऑफ द एडजॉइंग डिस्ट्रिक्ट, उस आसपास के जिले के। तो देखो क्या बात हो रही है, आसपास के जिले के ना केवल वो रेजिडेंट्स थे बट आल्सो दोज, लेकिन वो लोग भी थे वो क्लेम्ड, जो दावा करते थे टू सर्व दीज पीजेंट्स, इन किसानों की सेवा करने का। शुड गो होम, अगर वही चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिजर्जन, तो ये तो एक बहुत ही शेमफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी के भरा का डिजर्सन होगा। डिजर्सन मतलब परित्याग होगा, एक धोखा होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कि उन लोगों ने अपने आप के बीच में ये बात सोची कि देखो एक गांधी जी को देखो जो पूर्ण रूप से कैसे हैं, अजनबी हैं और फिर भी उन किसानों के खातिर जेल जाने को तैयार हैं, और जबकि दूसरी ओर हम एक यहीं के जिले, इसी जिले के निवासी हैं और हम ये दावा भी करते हैं कि हम किसानों की सेवा करते हैं, फिर भी अगर हम अपने घर चले जाएंगे तो फिर ये एक शेमफुल डिजर्सन होगा, एक कह सकते हैं शर्मिंदगी भरा परित्याग होगा। डिजर्सन का मतलब क्या होगा, परित्याग, या कह सकते हैं यहाँ पर धोखा। तो एक शर्मिंदगी भरा धोखा हो जाएगा किसानों के लिए। तो देखो ये कितने अच्छे आदमी है और हम कितने बेकार बन जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उन्होंने वहाँ पर सोची। आगे बढ़ते हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टुक a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। अब देखो क्या होता है, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो इसी के अनुसार वेंट बैक, वापस गांधी के पास में गए, एंड टोल्ड हिम, और गांधी से कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो सारे के सारे तैयार थे, दे वर रेडी, वो तैयार थे, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करते हुए, इनटू जेल में, यानी कि उन्होंने इस बात का कंसल्ट कर लिया कि अब करना क्या है, और वापस वो गांधी के पास में गए और उन्होंने गांधी से कहा कि हम भी जेल जाने को तैयार है आपके पीछे पीछे। जैसे उन्होंने इस बात को बताया, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, तो गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, एक तरह से चीखते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो चंपारण की लड़ाई है वो जीती जा चुकी है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण की जो लड़ाई है वो हम जीत चुके हैं। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने क्या किया, पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और फिर जोड़ों में ग्रुप बांट दिए, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और इस पर क्या लिख दिया, ऑर्डर को पुट डाउन कर दिया, पुट डाउन का मतलब लिख दिया, इन विच, जिसमें ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, प्रत्येक जो जोड़ा था उसको कोर्ट अरेस्ट करना था। कोर्ट अरेस्ट का मतलब है प्रत्येक जोड़ा जो था उसको मुकदमे, वो अदालत में जाकर गिरफ्तारी देनी थी। तो इस प्रकार से उसने पेयर में बांट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उन्हें जो लॉयर्स थे उनका जो ग्रुप था उनको पेयर्स में विभाजित कर लिया, डिवाइडेड कर लिया, टुकड़ों में विभाजित कर लिया, और प्रत्येक टुकड़े को भेज दिया किसके लिए, कोर्ट अरेस्ट करने के लिए, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तो इनके साथ साथ जो और भी जो लोग थे उनको सबको कोर्ट अरेस्ट के लिए उन्होंने भेज दिया। अब जैसे ही कोर्ट अरेस्ट के लिए भेज दिया तो फिर वहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे पूरे वकील कोर्ट में अगर जाकर खड़े हो जाते हैं अरेस्ट गिरफ्तारी देने के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद में, गांधी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कई दिनों बाद होता है, क्या होता है, देखो गांधी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन, गांधी जी को मिलता है क्या, एक लिखित कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का होता है वैसे तो संचार होता है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरीके से लिखित उनको जो पत्र है वो प्राप्त हुआ फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। कहाँ से प्राप्त हुआ, वो मजिस्ट्रेट से, ठीक है, मजिस्ट्रेट से उनको लिखित पत्र प्राप्त हुआ। किस बात के लिए था, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको इस सूचना से अवगत कराते हुए कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, गवर्नर पूरा नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो रही है, कि उस क्षेत्र का, प्रोविंस का मतलब क्षेत्र, कि उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, हैड ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो केस था गांधी के ऊपर चल रहा था उसको ड्रॉप कर दिया जाए। कई दिनों बाद में गांधी जी को एक लिखित पत्र मिला, और ये पत्र कहाँ से आया था, मजिस्ट्रेट के यहाँ से, उस चीज़ की सूचना देते हुए कि जो उस क्षेत्र का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने उस केस को ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया था। इस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रम्प्ड, और इसी प्रकार से जो सविनय अवज्ञा जो थी उसकी विजय हुई। सिविल का मतलब सविनय और डिसओबीडियंस का मतलब है अवज्ञा। आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का बहुत फेमस था, तो सविनय और अवज्ञा ये दो वर्ड बहुत यहाँ में ध्यान रखना पड़ेगा अपन को।
सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा जो थी हैड ट्रायम्फड, उसकी विजय हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार, आधुनिक भारत में पहली बार जो सविनय अवज्ञा जो था उसकी विजय हुई। आगे बढ़ते हैं। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर। गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी और जो उसके साथ साथ जो वकील थे, नाउ प्रोसीडेड, वो अब आगे बढ़ गए। किसके लिए आगे बढ़ गए? टू कंडक्ट यानी कि संचालित करने के लिए ए फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग का मतलब हो गया व्यापक, और इंक्वायरी का मतलब जांच, एक व्यापक जांच करने लग गए वो। इनटू द ग्रेविनेस ऑफ द फार्मर, ग्रेविनेस ऑफ द फार्मर यानी किसानों की जो शिकायतें थी। ग्रेविनेस का मतलब क्या हो गया? ग्रेविनेस का मतलब हो गया शिकायतें। तो जो किसान जो थे उनकी शिकायतों की व्यापक जांच करने के लिए, व्यापक जांच करने के लिए अब गांधी जी और उनके साथ साथ जो वकील थे वो आगे बढ़ गए थे। यानी कि हर किसान की जो भी शिकायत होती थी उसकी व्यापक जांच करते थे। किसके विरुद्ध जाने के लिए? अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध बढ़ने के लिए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। डिपोजिशंस यानी कि बयान, अब बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स यानी कि लगभग 10,000 जो किसान थे उनके जो बयान हैं, डिपोजिशंस जो थे, बयान जो थे, वर रिटन उनको लिख लिया गया, वर रिटन डाउन उनको नोट कर लिया गया। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और जो अन्य जो साक्ष्य हैं, एविडेंस का मतलब साक्ष्य या सबूत, अन्य जो सबूत है वो भी नोट कर लिए गए, उनको भी लिख लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, इसी के साथ साथ जो दस्तावेज जो थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी इकट्ठा कर लिए अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध। द होल एरिया, पूरा जो क्षेत्र था, थ्रोब्ड, वो धड़कने लगा विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब जांच पड़ताल करने वालों की जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो क्रियाकलापें थी, उनसे पूरा जो एरिया था वो धड़कने लगा। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट, वेहमेंट का मतलब होता है जोरदार, वेहमेंट का मतलब क्या हो गया? जोरदार जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध किसका? ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदारों का। यानी कि पूरा जो क्षेत्र था इन्वेस्टिगेटर्स की तो एक्टिविटी से और जमींदारों की जो जोरदार विरोध हो रहा था उससे ही गूंजने लगा, धड़कने लगा। यानी कि होता क्या है, इन्वेस्टिगेटर तो कौन हो गए? महात्मा गांधी, और उनके साथ साथ के जो ये थे लॉयर्स, वो तो इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे। और दूसरी तरफ जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लगे तो जो जमींदार जो थे अब वो इस बात का विरोध करने लगे। तो दोनों ही बात हो गई यहाँ पर। तो इन्वेस्टिगेटर्स की तो एक्टिविटी से और जमींदारों की विरोध से ये जो पूरा एरिया जो था वो धड़कने लग गया। इन जून गांधी वाज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब आगे बढ़ते हैं। इन जून के महीने में गांधी वाज समन, गांधी को बुलाया गया बाय सर एडवर्ड गेट, किसके द्वारा बुलाया गया? सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कौन थे? ल्यूटिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो जून के महीने में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया। बिफोर ही वेंट, उनके जाने से पहले, यानी गांधी उनके पास गए उनसे पहले, ही मैट, वो मिले लीडिंग एसोसिएट्स, लीडिंग का मतलब उसके जो लीड करने वाले यानी कि उसके जो प्रमुख सहयोगी जो थे, उनके जो प्रमुख साथी थे, उनसे वो मिले। एंड और अगेन दोबारा से लैड बना ली डिटेल प्लान्स ऑफ फॉर सिविल डिसओबीडियंस, दोबारा से उन्होंने सविनय अवज्ञा का एक विस्तृत रूपरेखा, विस्तृत योजना जो है वो बना ली थी। इफ शी शुड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस नहीं लौटते हैं तो। यानी कि जैसे ही गांधी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, समन जारी कर दिया, उसको बुलाया, तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपने प्रमुख साथियों से मिले वो, और दोबारा से सविनय अवज्ञा की जो डिटेल प्लान है, विस्तृत जो योजना है वो बना ली थी, अगर वो वापस नहीं लौटते हैं तो। अगर मान लीजिए गांधी जी वहीं रोक लिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, किसी भी तरीके से उनको आने नहीं दिया जाता है, तो फिर सविनय अवज्ञा की दोबारा से एक जो रूपरेखा है वो उन्होंने तैयार कर ली थी। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट। अब गांधी जो थे हैड फॉर प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया दीर्घकालीन, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड
एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। अब गांधी जी के 4 इंटरव्यू हुए, वो भी दीर्घकालीन हुए, दीर्घकालीन हुए लंबे समय तक। तो गांधी जी के जो 4 दीर्घकालीन इंटरव्यू है किसके साथ? विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी के 4 दीर्घकालीन इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए, और एज ए रिजल्ट इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया? अपॉइंटेड, नियुक्त कर दी, एक ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग। उन्होंने क्या किया? इसी के विरुद्ध, इसी के लिए परिणाम स्वरूप उन्होंने एक सरकारी जो आयोग है ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब जांच करने का, इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर, नील के जो बटाईदार थे उनकी जांच करने का उन्होंने एक सरकारी आदेश, सरकारी आयोग बिठा दिया। यानी कि किस लिए बिठाया? जब 4 बार दीर्घकालीन इंटरव्यू हुए गांधी के किसके साथ में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। जब उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल की, गांधी ने कुछ सबूत भी जुटा दिए होंगे उनके सामने, तो भी उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने इंडिगो शेयरक्रॉपर्स यानी कि जो नील के बटाईदार थे इनकी जांच करने के लिए एक सरकारी आयोग जो है वो बिठा दिया, उनकी स्थिति की जांच करने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीजेंट। अब जो सरकारी आयोग बिठाया उसमें कौन कौन लोग थे? द कमीशन कंसिस्टेड यानी कि जो आयोग जाता उसमें समाहित थे, कौन कौन थे? ऑफ लैंडलॉर्ड्स, एक तो जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी थे। देखो दोनों ही वही हो गए हूँ। आपको पता है लैंडलॉर्ड जमींदार जो भी सरकार के लिए था, गवर्नमेंट ऑफिशियल तो ये भी सरकारी हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी हो गए। लेकिन तीसरी तरफ से कौन था? गांधी। गांधी जी खुद थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स, किसके तौर पर? एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर। सोल का मतलब क्या हो गया? एकमात्र। तो एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर, किसका एकमात्र प्रतिनिधि? वो ऑफ द पीजेंट्स का मतलब किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर केवल एकमात्र गांधी गए। बाकी उधर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे और लैंडलॉर्ड्स भी थे कमीशन में, अंदर आयोग के अंदर। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। अब गांधी जी जो है वो चंपारण में शुरुआत में, इनिशियल का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक में अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो गांधी जी जो थे वो चंपारण के अंदर 7 महीनों तक, शुरुआत के जो 7 महीने थे उन तक वो बिना किसी रुकावट के वहीं पर रहे। गांधी रिमेन्ड, गांधी रहे इन चंपारण में फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो वो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के शुरुआत की जो 7 महीने थे वो कहाँ पर रहे? चंपारण में ही रहे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगेन एक बार फिर से फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, उनकी कई यात्राएं भी वहाँ पर चंपारण में हुई। यानी कि शुरुआत के 7 महीने तो वो चंपारण में ही टिके रहे, उसके बाद साल के अंदर कुछ और उसकी यात्राएं जो हैं वो वहाँ पर चंपारण गाँव में, चंपारण जिले में होती रही। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasants in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। The visit, वो यात्रा, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasants in the expectation that it would last a few days। वो यात्रा जो एक आकस्मिक रूप से चली, कैजुअली चली, कैजुअली मतलब आकस्मिक रूप से, या कह सकते हैं संयोगवश। वो यात्रा जो एक संयोगवश रूप से हुई ऑन द एंट्रिटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट। अनलेटर्ड का मतलब अनपढ़, पीजेंट्स का मतलब हो गया किसान, तो अनपढ़ किसानों की प्रार्थना पर, एंट्रिटी का मतलब क्या हो गया? प्रार्थना। तो अनपढ़ किसानों की जो प्रार्थना थी उसके ऊपर वो यात्रा जो आकस्मिक रूप से चली, एक संयोगवश चली, इस आस के साथ, इन द एक्सपेक्टेशन, इस आस के साथ दैट की इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, की कुछ समय तक ही चलेगी। ऑक्यूपाइड इसने ले लिया था ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का लगभग पूरा 1 साल। यानी कि गांधी जी ने ऐसा सोचा था कि ये यात्रा जो है केवल कुछ दिनों की है, चंपारण की जो है, लेकिन इसने गांधी के जीवन का पूरा 1 साल ले लिया था। और ये किस लिए हुई थी? एक संयोगवश रूप से हुई थी अनपढ़ किसानों की प्रार्थना पर। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi। अब आपको पता ही होगा महात्मा गांधी ने तो पहले से साक्ष्य बहुत सारे जुटाए हुए थे, तो उनकी तो हार होने वाली थी नहीं।
तो देखा जो आयोग बैठाया उसके ऊपर क्या होता है, द ऑफिशियल इंक्वायरी, जो आधिकारिक जो जांच थी यानी कि सरकारी जो जांच थी, असेंबल्ड, उसने इकट्ठा कर लिया एक क्रशिंग माउंटेन, क्रशिंग का मतलब भारी भरकम और माउंटेन का मतलब पहाड़, एक भारी भरकम पहाड़ उन्होंने इकट्ठा कर लिया ऑफ एविडेंस का मतलब साक्ष्यों का, सबूतों का। तो जो सरकारी जो जांच थी जिसमें 3 लोग थे, 3 लोग मतलब कौन कौन से, इधर से तो पीजेंट्स की तरफ से तो महात्मा गांधी थे, उधर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और एक तरफ से जमींदार थे। तो जो उनकी जो जांच दल थी उन्होंने सबूतों का एक भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े जो जमींदार थे उनके विरुद्ध, बड़े जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने भारी भरकम पहाड़ जो है सबूतों का इकट्ठा कर लिया। वैन दे सा दिस, और जब उन्होंने इसको देखा, दे एग्रीड, तो वो सब बिल्कुल सहमत हो गए थे, इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर पर, टू मेक रिफंड, दोबारा रिफंड करने के लिए, टू द पीजेंट्स, किसानों को। यानी कि जब उनको ये पता पड़ गया कि हाँ भाई जो किसानों को, ये जो ज़मींदार हैं उन्होंने बेमतलब में इनसे वसूले हैं, तो फिर वो सैद्धांतिक तौर पर एग्री हो गए थे, सहमत हो गए कि किसानों को दोबारा से इसका रिफंड कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने पूछा, बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हम कितना इसके लिए रिफंड करें, दोबारा से इसके लिए कितना पैसा चुकाएं। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा, जमींदारों ने गांधी से पूछा कि हम इसके लिए कितना पैसा चुकाएं, बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पैसा इसके लिए चुकाना होगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। तो इसके ऊपर दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो उन्होंने सोचा, किसने सोचा, कि वो जो लोग थे, जमींदार जो थे, उन्होंने सोचा कि जो गांधी है वो लगभग इसका पूरा पूरा पैसा मांगेगा। अब तो जब इन्होंने सरकारी जांच ने आदेश में कह ही दिया कि हाँ भाई तुमने जो वसूले वो जायज़ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब तो गांधी जो है वो पूरा 100% जो पैसा है वो मांगेगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि वो डिमांड करेगा कि जो पूरा पैसा है वो उसका रीपेमेंट कर दिया जाए, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड, जिन्हें उन्होंने इलीगल का मतलब बिना गैर कानून तरह से, और डिसीटफुली धोखापूर्वक जिन्होंने उसको एग्जॉर्ट किया था, एग्जॉर्ट का मतलब ऐंठ लिए थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, किससे, उन बटाईदारों से। यानी कि जो पैसा उन्होंने बटाईदारों से गैर कानूनी रूप से या धोखेपूर्वक ऐंठ लिए थे, एग्जॉर्ट कर लिए थे, एग्जॉर्ट का मतलब उन्होंने जो ऐंठ लिए थे वो पूरा पैसा जो है गांधी जी डिमांड करेगा, उन्होंने ऐसा सोचा, जमींदारों ने ऐसा सोचा। लेकिन गांधी ने क्या कहा, ही आस्क्ड ओनली 50%, कि आप केवल कितना दे दो, 50% पैसा दे दो। उन्होंने केवल इतना कह दिया, ही आस्क्ड ओनली 50%, कि आप केवल 50% पैसा दे दो, कोई बात नहीं है 100% मत दो, आप तो 50% दे दो। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड J.H. होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड और एट क्लोज रेंज। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, किसने लिखा है, राइट्स लिखता है रेवरेंड J.H. होज। रेवरेंड का मतलब होगा सम्मानीय, ये कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान रखना, थोड़ा सा सम्मानीय ही है ये भी, तो सम्मानीय, और इसका नाम है J.H. होज। क्या नाम होगा इसका, J.H. होज। तो सम्मानीय एक व्यक्ति थे जिनका नाम है J.H. होज, सम्मानीय J.H. होज, जो कि कौन है, एक ब्रिटिश मिशनरी है, एक ब्रिटिश यानी कि कह सकते हैं ब्रिटिश मूल का एक प्रचारक है। वो लिखते हैं क्या लिखते हैं, देयर ही एड सीम्ड एडमेंट, इस बात पर गांधी जी जो थे वो अडिग थे, इस बात पर गांधी जी जो थे वो कैसे थे, एडमेंट थे, एडमेंट का मतलब अडिग थे, कि हाँ भाई आप तो 50% जो पैसा है वो आप रिफंड कर दो। इस बात के लिए गांधी जी एडमेंट थे, अडिग थे। ऐसी बात किसने लिखी है, एक सम्मानीय व्यक्ति है जिनका नाम है J.H. होज, जो कि ब्रिटिश मूल के थे और मिशनरी थे यानी प्रचारक थे, और वो इन चंपारण में थे, हु ऑब्जर्व, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था यानी कि जांच निरीक्षण किया था, द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, बिल्कुल क्लोज रेंज के साथ, मतलब कह सकते हैं एक सूक्ष्म तरीके से उन्होंने बिल्कुल बारीकी के साथ में पूरे जो चंपारण की जो घटना थी उसका, पूरे चंपारण घटना का उन्होंने ऑब्जर्व किया था बड़े सूक्ष्म तरीके से, यानी कि उन्होंने हर बात को परखा था। और वो कहते हैं कि गांधी जी इस बात के लिए बिल्कुल एडमेंट थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock।
और इसके बाद भी गांधी ने तो कह दिया कि आप 50% जो पैसा है वो आप रिफंड कर दो किसानों को। इसके बाद भी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे, ब्रिटिश जो ज़मींदार थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका जो प्रतिनिधि था, उसने ये सोचा कि वैसे तो गांधी मानेगा नहीं, फिर भी उसने क्या किया कि आप इसकी सीमा जो है यानी कि जो राशि है इसको 25% तक के लिए 25% के लिए आप बोल दो तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि उनको ये तो पता था कि गांधी जो है वो इस बात को नहीं मानेगा। तो यहाँ कहता है थिंकिंग प्रोबेबली, शायद ये सोचते हुए, दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, कि वो इस बात को नहीं मानेगा। गिव वे का मतलब ये मान के चलना, मानना है। ही वुड नॉट गिव वे, कि वो गांधी जो है वो नहीं मानेगा द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, यानी कि ज़मींदारों का जो प्रतिनिधि था उसने ऑफर किया टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, की 25% जो राशि है वो रिफंड करने का उसने ऑफर कर दिया। हालांकि उसको पता तो था गांधी इस बात को नहीं मानेगा, फिर भी उसने उसको 25% जो राशि है वो रिफंड करने का ऑफर दे दिया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसको तो आश्चर्य तब हुआ, उसको इस बात से भी आश्चर्य हुआ कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि मिस्टर गांधी ने उसके शब्दों को रख लिया, यानी कि गांधी ने उसकी बात को मान लिया। गांधी जो थे उसने उसकी उस बात को मान लिया कि आप 25% पैसा जो है 25% रिफंड कर दो। तस इस प्रकार से ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से ये जो गतिरोध था, डेडलॉक जो चल रहा था वहाँ पर, ये जो गतिरोध था वो टूट गया किसानों के बीच में और उस जमींदारों के बीच में जो गतिरोध चल रहा था वो टूट गया। दिस स्टेटमेंट वाज एडॉप्टेड यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से, बाय द कमीशन। दिस सेटलमेंट, ये जो अरेंजमेंट हुई थी, ये जो व्यवस्था हुई थी, वाज एडॉप्टेड, इसको अपना लिया गया था, यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से, बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा। जैसे उसने कहा कि 25% पर आप दे दो, तो जो आयोग वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, कमीशन जो इकट्ठा हुआ था, उसने इस सेटलमेंट को, इस व्यवस्था को अपना लिया था। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी ने एक्सप्लेन किया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो अमाउंट, जो राशि जो थी, यानी कि रिफंड करने की, जो वापस मिलने की जो राशि थी, वो कम महत्वपूर्ण थी देन द फैक्ट, उस तथ्य के बजाय कि जो लैंडलॉर्ड्स जो थे हैड बीन ओब्लाइज, वो बाध्य हो गए थे टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि यार पैसे का जो कुछ हिस्सा जो था उसको सरेंडर करने का, उसको लिए बाध्य हो गए थे। बस यही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी। गांधी जी ने इस बात का स्टेटमेंट इस प्रकार से तोड़ा, इस प्रकार से व्याख्या की कि जो आपको पैसा मिला है, रिफंड का जो पैसा मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो ज़मींदार है उनको पैसा देने के लिए बाध्य होना पड़ा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड और विद इट ए पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी प्रतिष्ठा भी, प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी तो हमको देने के लिए बाध्य होना पड़ा। कोई मतलब नहीं है कि आप पैसे ले रहे हो, कोई से फर्क नहीं पड़ता, 25% ले लिया चाहे 100% भी अपन ले लेते, लेकिन उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ा है कि उनको पैसा देने के लिए बाध्य होना पड़ा, साथ ही साथ उनकी प्रतिष्ठा भी गई, कि उनको किसानों को पैसा देना पड़ा, तो उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो भी चली गई। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कॉन्सर्न, जहाँ तक किसानों का संबंध था, कॉन्सर्न का मतलब संबंध, जहाँ तक किसानों की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, जो प्लांटर्स जो थे, प्लांटर्स का मतलब जो जमींदार जो थे, हैड बिहेव्ड, वो व्यवहार किया करते थे, एज लॉर्ड्स, यानी कि भगवान की तरह, स्वामी की तरह। यानी कि जहाँ तक किसानों का संबंध था, तो आपने देखा कि जो किसानों के साथ में जो जमींदार जो थे वो एक तरीके से मालिकों की तरह, जमींदार जो थे वो किसानों के साथ में मालिकों की तरह व्यवहार किया करते थे, कि वो उसके मालिक थे, अबाउ द लॉ, कानून से भी ऊपर, कानून को भी नहीं मानते थे वो। नाउ द पीजेंट्स, अब जो किसान थे, सा, उन्होंने देखा था, दैट की ही हैड राइट्स, कि उनके भी अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उनके भी अधिकारों के रक्षक थे, डिफेंड करने वाले भी थे। अब किसानों को पता चल गया था कि उनके खुद के भी अधिकार थे और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी थे। ही लर्नड करेज, और वे जो किसान जो था वो सीख चुका था, क्या, करेज का मतलब साहस का पाठ। अब किसान जो थे वो साहस का पाठ सीख चुके थे। उसके बाद की जो क्लास है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।